हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जैसे क्लासेज में। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी या फिर हम नैनो विज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, ये साइंस का ही आपका एक टॉपिक है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब हम देखते हैं नैनो विज्ञान या फिर नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नैनो विज्ञान ये नैनो आकार के, जो हम कह सकते हैं 1 से 100 नैनोमीटर तक की जो सामग्रियों की उनकी संरचना और उसके अद्वितीय एवं उसके जो दिलचस्प गुणों का अध्ययन होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, नैनो विज्ञान कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो 1 से 100 नैनोमीटर तक की इसकी जो संरचना हो सकती है आकार में। जैसे हम देख सकते हैं 10 की पावर 6 नैनोमीटर, 10 की पावर 11 नैनोमीटर, 10 की पावर 9 नैनोमीटर, 10 की पावर 15 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से जिनके आकार या फिर इनकी हम संरचना कह सकते हैं, इस प्रकार से इनकी नैनोमीटर में इनकी संरचना होती है। तो नैनो विज्ञान के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं नैनो प्रौद्योगिकी या फिर हम नैनो टेक्नोलॉजी, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा ये नैनो प्रौद्योगिकी। तो नैनो प्रौद्योगिकी क्या होती है? तो ये ऐसे उपकरण हैं जो वस्तु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले अनुभव परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित करके असाधारण गुणों वाली जो वस्तुएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं ये ऐसे इक्विपमेंट है या उपकरण जिसे हम बोल सकते हैं जो वस्तु की संरचना में जो प्रयुक्त होने वाले अनुभव, तो वस्तु की हम जो संरचना नापने के लिए जो प्रयुक्त होने वाले जो अनुभव होते हैं, या फिर हम परमाणुओं को दोबारा पुनर्व्यवस्थित करके उनको असाधारण गुणों वाली वस्तुओं में हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो परमाणुओं को हम पुनर्व्यवस्थित करने में क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी होती है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऐसे उपकरण जो वस्तु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले अनुभव परमाणुओं की जो पुनर्व्यवस्थित या करके असाधारण गुणों वाली वस्तुएं इनमें उत्पन्न कर सकते हैं, उसे हम नैनो प्रौद्योगिकी या फिर नैनो विज्ञान कहते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं नैनो प्रौद्योगिकी जो मूल अवधारणा क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो पदार्थ, हम पदार्थ कह सकते हैं। तो प्रकृति का जो सबसे पहला होता है वो अवस्था होती है, वो होती है पदार्थ, जिसे हम जो महत्वपूर्ण रूप से क्या हो सकती है, परिवर्तित हो जाते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम मूल अवधारणा देखते हैं। तो पदार्थ महत्वपूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं जब वस्तु का क्षेत्रफल, जब हम वस्तु की या फिर किसी वस्तु का एरिया या फिर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इनका जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, वो क्या होता है, अधिक बढ़ जाता है। तो इनकी मूल अवधारणा क्या कहती है, तो महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं जब वस्तु का क्षेत्रफल और आयतन अनुपात क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। तो उनमें एनहांस या फिर उनमें बढ़ोतरी या इंक्रीजेज हमें देखने को मिलते हैं। तो हम सामग्रियों के जैसे गुण देख सकते हैं, इनके गलनांक। तो गलनांक क्या होती है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी वस्तु की गलने लग जाती है। और क्वथनांक होता है, वो क्या हो जाता है, एक टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वो उबलने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस होती है, वो डेट इज कॉल्ड तो क्वथनांक कहलाता है। तो हम गलनांक, तो गलनांक क्या होता है, एक बिंदु पर क्या हो जाती है, जैसे बर्फ़ भी क्या हो जाती है, पिघलने लग जाती है। तो इसका जब हम बर्फ़ का जब फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं तो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। देन इसके बाद में विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता क्या होती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है, वो क्या होती है, जब विद्युत को हम जब विद्युत किसी विद्युत तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वे एक दिशा में न होकर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में वो गति करती है। इसी प्रकार हम इसमें चुंबकीय तथा रासायनिक गुण। तो चुंबकीय गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण वे रासायनिक गुण होते हैं जिनमें क्या होते हैं, एक बार जब यूजेज में होते हैं तो इससे डायरेक्ट हम जैसे अभिक्रियाओं को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो उनसे हमें उत्पाद प्राप्त हो जाता है, लेकिन उत्पाद से हमें दोबारा जो अभिकर्मक प्राप्त नहीं होते हैं, तो वे रासायनिक गुण होते हैं। तो वे इसी प्रकार चुंबकीय
इसके किस किस पर निर्भर करते हैं, तो ये आकार पर निर्भर करते हैं। तो गलनांक, विद्युत चालकता, चुंबकीय तथा रासायनिक गुण होते हैं, ये आकार पर निर्भर करते हैं। इसके बाद में इसमें नैनो स्केल होता है, जो अलग अलग जो भिन्न भिन्न रेंज होती है इनकी, उनको नापने के ये काम करता है। तो ये क्वांटम भौतिकी के नियमों का पालन या नियमों को पालन करते हैं। तो जो नैनो स्केल होता है, इसमें जो रेंज होती है वो अभी आपको बताई थी मैंने कि 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, तो ये 1 से 100 तक नैनोमीटर में हो सकती है। तो ये जो नैनो स्केल होता है, इसमें जो भिन्न भिन्न रेंज होती है उसको नापने के ये काम आता है, तथा ये क्वांटम भौतिकी है उनके नियमों को क्या करती है, ये पालन करती है। तो हम कह सकते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है, इसमें जो क्वांटम भौतिकी के नियमों का भी क्या करती है, ये पालन करती है। इसमें हम उदाहरण तौर पर देखते हैं तो लाइक एज इसमें कुछ पॉलीमर होते हैं, सम पॉलीमर्स विद्युत कुचालक होते हैं। तो कुछ पॉलीमर क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। वे नैनो स्केल में अर्धचालक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो कुछ पॉलीमर होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं, वे नैनो स्केल होता है उसमें अर्धचालक हाफ कंडक्टर होते हैं, उनकी तरह ये कार्य करते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं भिन्नता। इनमें डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो इनमें किस प्रकार से भिन्नता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो भिन्नता की बात करते हैं तो नैनो विज्ञान में नैनो सामग्रियाँ तथा उनके गुणों का अध्ययन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो नैनो विज्ञान में नैनो सामग्रियों, तो नैनो को मतलब हम कह सकते हैं अनेक प्रकार की जो सामग्रियाँ होते हैं, फिर अनेक प्रकार की जो रेंज होती है वो नैनो सामग्रियों तथा उनके गुणों के बारे में देखा था, जैसे चुंबकीय गुण, रासायनिक गुण तथा उनके जैसे गलनांक और विद्युत चालकता, ये इस प्रकार के क्या होते हैं, इनमें गुण होते हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी में कुछ नए पदार्थ होते हैं अथवा सामग्री तैयार करने के लिए नैनो सामग्री के गुणों का उपयोग होता है। तो डिफरेंसेस में हम इस बात को हम ध्यान में रखते हैं। देन इसके बाद में हम इसकी उत्पत्ति या फिर ओरिजिनेशन के बारे में देखते हैं। तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में हमें किस प्रकार से पता चलता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं तो नैनो विज्ञान का जो विकास है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये जो 5th शताब्दी ईसा पूर्व से होता चला आ रहा है। तो नैनो विज्ञान के हम विकास की बात करते हैं तो ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ये चला आ रहा है। इसमें जो नोबेल पुरस्कार विजेता है रिचर्ड फनमैन ने 1959 में देयर्स प्लेंटी ऑफ द बॉटम नामक जो व्याख्यान के दौरान नैनो टेक्नोलॉजी अवधारणा का परिचय दिया था। तो इसमें सबसे पहले जो अवधारणा दी थी ये नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फनमैन ने 1959 में देयर्स प्लेंटी ऑफ द बॉटम नामक जो व्याख्यान के दौरान नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो प्रौद्योगिकी अवधारणा का इसमें परिचय दिया था। देन इसके बाद में हम देखते हैं जो रिचर्ड फनमैन है, इसके बारे में देखते हैं। तो रिचर्ड फनमैन ये आधुनिक या फिर हम मॉडर्न नैनो टेक्नोलॉजी के जनक के रूप में भी इन्हें कह सकते हैं। तो द पेरेंट्स ऑफ जो मॉडर्न नैनो टेक्नोलॉजी है वो कौन है, रिचर्ड फनमैन को जाना जाता है। तो आधुनिक नैनो प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में भी इन्हें रिचर्ड फनमैन को जाना जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं तो कार्बन आधारित नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें कह सकते हैं तो नैनो सामग्रियाँ, सॉरी ये कार्बन आपको ये मिसप्रिंट हो गया है। तो कार्बन वेस्ट नैनो मटेरियल के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं तो कार्बन पे जो आधारित होता है सबसे पहला इसमें है वो फुलरीन, जिसे हम कह सकते हैं ये फुलरेंस। इसे हम वकीवॉल या फिर कार्बन 60 के नाम से भी जानते हैं। तो एक प्रकार से ये लाइकेज क्या होती है, फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर होती है। इसमें जो फुटबॉल के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनी होती है ये पंच भुजाकार होती है या फिर षटकोणीय हम जिसे कह सकते हैं। तो इसका जो हम एंगल की बात करते हैं तो इसमें लगभग 120 के लगभग जो एंगल होता है इसमें देखते हैं। तो ये कार्बन का क्या होता है, एक बहुउपयोगी जटिल रूप है। तो हम इसमें बात करते हैं तो ये जो फुलरेंस होता है इसे हम वकीवॉल या फिर कार्बन 60 के नाम से भी जानते हैं। तो कार्बन 60 एक डेटिंग पद्धति है। इससे जो जीवाश्म होते हैं, जो जीवाश्म का पता लगाने के लिए भी जो कार्बन 60 या फिर कार्बन डेटिंग पद्धति में भी इसका उपयोग किया जाता है। देन इसके बाद में ये एक क्या होता है, कार्बन का एक बहुउपयोगी जटिल रूप है जिसमें कार्बन परमाणु पंचभुज आकार अथवा जो षटफलाकार होता है के रूप में ये
परस्पर जोड़कर एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है। तो सॉरी, ये जो आपके जो पंचभुज आकार अथवा ये षटफलाकार है, ये यहाँ पे आपका स्प्रिंट हो गया है। तो आप इसको देन इसके बाद में ये क्या करता है, तो मित्रों को मजबूती प्रदान करता है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है ये क्या करती है, ये मजबूती प्रदान करती है। ये कार्बन को एक तरह से मजबूती प्रदान करती है के लिए जो वकीवॉल होता है इसका उपयोग किया जाता है। देन इसके बाद में ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन स्वीकारक होने के कारण, तो जो कार्बन या फिर फुलरेंस जिसे हम कह सकते हैं कार्बन 60, ये क्या होता है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन स्वीकारक होता है। होने के कारण ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, विद्युत में बदलने हेतु सोलर सेल्स की दक्षता को क्या करता है, बढ़ाने में इनका उपयोग होता है। तो हम फुलरेंस का बात करते हैं तो ये कार्बन का एक अच्छा तो इलेक्ट्रॉन स्वीकारक होने के कारण क्या होता है, साथ साथ ये सूर्य से जो प्रकाश होता है उसको ये विद्युत में बदलने या फिर इलेक्ट्रिसिटी में जो चेंज करने हेतु क्या होता है, जो सोलर सेल्स होते हैं उनकी जो दक्षता होती है या फिर जिसे हम पावर कह सकते हैं, तो पावर को क्या करता है, बढ़ाने या फिर इंक्रीज करने में इनका उपयोग होता है। तो लाइक ये जो इनकी जो पावर इंक्रीज करने के लिए भी क्या करता है, जो फुलरेंस होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स, CNT जिसे हम कह सकते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो ये क्या होता है, जो CNTS होता है, जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं, ये ग्रेफिन की क्या होती है, एक बेलनाकार चादर की तरह होता है। ये तनन सामर्थ्य, तनन से हम कह सकते हैं कि किसी जो तार होता है उसको हम खींचकर लंबा करने का जो गुण होता है वो तनन सामर्थ्य कहलाती है। तो तनन सामर्थ्य के संदर्भ में क्या होती है, पृथ्वी पर सबसे मजबूत और क्या होती है, कठोर सामग्री होती है। तो नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं, ये तनन सामर्थ्य के रूप में भी क्या होते हैं, पृथ्वी पर सबसे मजबूत और कठोर सामग्री होती है, ये मटेरियल होता है। ये या तो एक निर्वात सिलेंडर के रूप में, जिन्हें हम सिंगल वॉल्ड CNTS के रूप में भी जाना जाता है, या फिर सिलेंडर के गट्ठर जिसे हम बोल सकते हैं, जिन्हें बहु दीवार वाले CNT मल्टी वॉल्ड CNTS के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें जो निर्वात सिलेंडर होते हैं उनके क्या होते हैं, सिंगल वॉल्ड CNTS के रूप में भी जाना जाता है, या फिर जो सिलेंडर के हम जैसे गट्ठर लगाते हैं उस प्रकार से ये हमें देखते हैं, तो जिन्हें हम बहु दीवार वाले CNT यानी मल्टी वॉल्ड CNTS के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। देन इसके बाद में देखते हैं जो CNTS होता है, मतलब कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये अपने समतुल्य क्या होते हैं, अपने जो समतुल्य कह सकते हैं तावे अथवा चांदी के तार की तुलना में क्या होते हैं, ये 1000 गुना अधिक विद्युत धारा का ये प्रभाव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार जो तावे और चांदी होती है जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है, तो जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं इनमें समतुल्य, जो तावे में भी जैसे लाइट या फिर इलेक्ट्रिक जो फॉलो होती है वो, और चांदी के तार में तो और भी सबसे ज़्यादा या फिर हम सबसे जो अच्छा चालक माना जाता है, उसके तुलना में क्या होता है, ये 1000 गुना अधिक विद्युत धारा को ये क्या कर सकता है, प्रवाहित कर सकता है कार्बन नैनो ट्यूब्स। देन इसके बाद में हम इसके महत्व की बात करते हैं, तो सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं। तो कार्बन जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या होते हैं, अपने वजन के अनुपात, तो अपने वजन, ये वेट, अपने वेट से क्या होते हैं, जो रेसों में सबसे अधिक मजबूत होते हैं ये। तो हम इनकी मजबूती के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इनका प्रयोग हल्के वजन वाले अंतरिक्ष यान, तो जो नैनो ट्यूब्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनका प्रयोग हल्के वजन वाले अंतरिक्ष यान या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार करने के लिए किया जाता है। इसकी बदलती हुई क्या करती है, जो विद्युत प्रतिरोध क्षमता का उपयोग केमिकल वेपर डिटेक्शन सेंसर के रूप में भी यह विकसित करने के लिए भी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसके महत्व के बारे में देखते हैं, तो इनका जो उपयोग होता है वो, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, जो हल्के वजन वाले अंतरिक्ष यान या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार करने के लिए इनका जो कार्बन 60 या फिर जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है इसके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो बदलती प्रतिरोध क्षमता जो लाइट होती है वो एक समान न बहकर क्या होती है, वो कभी तेज कभी स्लो, ये इस प्रकार से ये जो अल्टरनेट बहती है उसको क्या करते हैं, ये केमिकल वेपर डिटेक्शन सेंसर विकसित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देन इसके बाद में हम इसमें ही देखते हैं
तो ये आसानी से कोशिका झिल्ली में क्या करती है, प्रवेश करता है तथा लक्षित दवा वितरण में मदद करता है। तो ये जिस प्रकार से जो ह्यूमन बीइंग की हम बात करते हैं तो मानव के अंदर भी बात करते हैं, तो कार्बन 60 है ये इस प्रकार से क्या होता है, ये आसानी से कोशिका झिल्ली में प्रवेश करता है तथा जो लक्षित जो इसका टारगेट होता है कि यहाँ पर दवा वितरण में ये करता है कि यहाँ पर दवा वितरण करनी है, तो वहाँ पर ये दवा वितरण करने में भी क्या करता है, मदद करता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी। देन इसके बाद में हम इसमें देखते हैं जो कार्बन के हम एलोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन का जो सेकेंड एलोट्रॉप्स है वो है दैट इज ग्रेफीन। ये क्या होता है, ये ग्रेफाइट से प्राप्त किए जाने वाला कार्बन का एक अपर रूप है, आवंटी, जिसे हम अपर रूप भी कह सकते हैं। तो ये ग्रेफाइट से प्राप्त हुआ। तो ग्रेफाइट क्या होता है, एक सुचालक की तरह कार्य करता है। देन इसके बाद में देखते हैं जो ग्रेफिन होती है, ग्रेफाइट की एकल परत होती है, तो हम सिंगल लेयर होती है। तो ग्रेफिन होती है ये ग्रेफाइट की क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है। इसमें sp2 बंधित कार्बन अणु मधुमक्खी के छत्ते के समान आकार में व्यवस्थित होते हैं। तो जिस प्रकार लाइक जो मधुमक्खियाँ होती है उनके छत्ते में जिस प्रकार वो जालीनुमा संरचना पड़ी होती है, इसी प्रकार से ग्रेफिन की भी जो हम संरचना के बारे में बात करते हैं तो ग्रेफाइट की जो एकल परत इस प्रकार से sp2 बंधित कार्बन की तरह ये क्या होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान में ये व्यवस्थित होती है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं तो इसके जो महत्वपूर्ण गुण देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो लाइक एज देखते हैं। सबसे पहले ये विद्युत और ताप के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। तो लाइक एज हम कह सकते हैं तो ये विद्युत भाग में भी ये सहायता करते हैं और तापमान के साथ भी ये क्या करते हैं, सुचालक होते हैं। तो विद्युत और ताप के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें ही हल्के होने के साथ साथ तो ये क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं आज, और स्टील की तुलना में क्या होते हैं, ये 200 गुना अधिक क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टील बहुत मजबूत होती है, देन उसकी तुलना में भी ये क्या होते हैं, 200 गुना अधिक क्या होते हैं, ये मजबूत होते हैं। इसी प्रकार देखते हैं ये पूरी तरह से पारदर्शी गैसों के लिए भी बाधे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जिस प्रकार हमें पारदर्शी गैसों को देख सकते हैं तो इसी प्रकार इनको हम कह सकते हैं। तो ये अपर रूप क्या होते हैं, ये एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप होते हैं। तो आवंटी क्या होते हैं, आवंटी या फिर जिसे हम अपर रूप भी कह सकते हैं। तो इसका जो दूसरा रूप आवंटी या फिर अपर रूप, तो ये क्या होते हैं, एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप होते हैं। जैसे कार्बन के जैसे अपर रूप है तो फुलरेंस, ग्रेफाइट, तो ये कार्बन के अपर रूप है। तो ये क्या होते हैं, ये एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप से ये, किंतु ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुणों को प्रदर्शन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार से इनमें क्या होते हैं, हम देख सकते हैं इसमें डिफरेंट प्रकार के भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग इनमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के अपर रूप या फिर अपर रूप है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं जियोलाइट्स या फिर हम इसे कह सकते हैं आणविक चलनी। तो जियोलाइट्स और मॉलिक्यूलर शेप, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले ये क्रिस्टल, ये एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के ये बने होते हैं। गुण इनमें देखते हैं तो इनमें अवशोषण या फिर आयन विनिमय का हम कह सकते हैं। तो अवशोषण हम कह सकते हैं किसी चीज़ का अवशोषण करना, और लाइकेज हम कह सकते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, त्यागना होता है, जबकि अवशोषण में क्या होता है, अवशोषित करना होता है। तथा ये क्या करते हैं, आयनों का विनिमय करते हैं। तो आयन विनिमय हम कह सकते हैं, आयनों का डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या होता है, आयन विनिमय कहलाता है। तो जो जियोलाइट्स होती है ये क्या करते हैं, आयनों का विनिमय भी करते हैं। इसकी अद्वितीय संरचना Na क्रिस्टलीकरण के क्या करते हैं, जल को बाहर निकालने में भी सफलता या फिर समर्थ बनाती है। तो जियोलाइट्स होती है ये क्या करती है, इनकी जो संरचना होती है ये क्रिस्टलीकरण, तो क्रिस्टलीकरण में भी ये क्रिस्टलीकरण के जल को क्या करते हैं, बाहर निकालने में ये समर्थ बनाती है। इस तरह ये क्षेत्र को क्या करते हैं, पूर्ण क्रिस्टल बन जाते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है ये
तेल शोधन के लिए और पेट्रोलियम उद्योग में भी जो जियोलाइट्स है इसका उपयोग किया जाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें डेंड्रीमर्स। तो डेंड्रीमर्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो डेंड्रीमर्स पॉलीमर में एक आम केंद्र बिंदु जैसे वृक्ष में जिस प्रकार से शाखाएं छटी रहती है, इसी प्रकार से जो डेंड्रीमर्स होते हैं ये पॉलीमर में एक आम केंद्र की तरह ये बिंदु जैसे होते हैं। तो ये जो वृक्ष में शाखा से आणविक श्रृंखलाएं निकली होती है, तो जिस प्रकार से वृक्ष में शाखाएं निकली होती है, इसी प्रकार से जो डेंड्रीम्स होते हैं इनमें आणविक श्रृंखलाएं निकली हुई प्रतीत होती है। देन इसके बाद में इसमें देखते हैं इसी में ही डेंड्रिटिक बॉक्स होता है, जो क्या करता है, जो एक लक्षित जो टारगेट होता है वो मेडिसिन वितरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। देन इसका उपयोग होता है वो पर्यावरण स्वच्छता में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये धातु आयनों के क्या करते हैं, मुक्त रहने पर बाधा की तरह ये कार्य करते हैं। तो धातु आयनों में से जब मुक्त होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं, ये उनमें रुकावट की तरह भी ये कार्य करते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो इनके उपयोग या फिर अनुप्रयोग कह सकते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी का किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी की किस प्रकार से जो एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन फील्ड, जो किस प्रकार से किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बारे में देखते हैं। तो हेल्थ एंड मेडिसिन में किस प्रकार से नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, जो स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना क्या करता है, ये कैंसर युक्त कोशिकाओं को नष्ट करना तथा जो टारगेट दवा वितरण करना होता है। तो हमने इसमें ऊपर भी आपको कई 2 बार या फिर 3 बार इसमें रिपीट हो चुका है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का हम उपयोग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में देखते हैं। तो इसमें क्या करता है, जो स्वस्थ कोशिकाएं होती है उनको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए क्या करती है, जो कैंसर युक्त कोशिकाएं होती है उनको सबसे पहले क्या होता है, उनको नष्ट करना तथा उन पर जो दवा होती है उनको टारगेट दवा वितरण करना भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में देखते हैं तो स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना क्या होता है, जो बिना कैंसर युक्त कोशिकाओं को नष्ट करना होता है। तो कैंसर युक्त जो कोशिकाएं होती है उनको नष्ट करना तथा जो टारगेट होता है वो दवा वितरण करना होता है। तो इसमें देखते हैं जो विषाक्त पदार्थ को अवशोषित करने तथा उन्हें रुधिर से हटाने के लिए भी नैनो स्पंज या फिर बहुलक का उपयोग होता है। तो इसमें जो विषाक्त पदार्थ हम कह सकते हैं, जिसे हम विषैले पदार्थ हो सकते हैं, इनको अवशोषित करने तथा उन्हें रुधिर से हटाने के लिए भी नैनो स्पंज का उपयोग करते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हम कैंसर युक्त कोशिकाएं। तो कैंसर युक्त कोशिकाओं को अभी देखा था, जो कैंसर युक्त कोशिकाएं होती है उनको जो रुधिर से बाहर निकालना या फिर उन्हें नष्ट करना, इसका जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है इसका उपयोग किया जाता है तथा उनके उन्मूलन हेतु गोल्ड नैनो कोशिका का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो फेस मास्क और जो पीपीई किट होते हैं उनमें एंटीवायरल नैनो कोटिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो फेस मास्क किस प्रकार के काम करता है, तो फेस मास्क को एंटीवायरल के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं। देन इसके बाद में लघु शल्य चिकित्सक के रूप में भी नैनो रोबोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो नैनो रोबोटिक्स आपको अगला टॉपिक देखने को मिलेगा, तो उसमें नैनो रोबोटिक्स के बारे में आपको सबसे पहले। देन इसके बाद में हम वातावरण या फिर एनवायरमेंटल या फिर पर्यावरण के बारे में देखते हैं। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स झिल्ली जो मेम्ब्रेन होता है इसका उपयोग हम जल के डीलर वनीकरण के लिए भी किया जाता है तथा जल प्रदूषण हुई पहचान हेतु नैनो स्केल सेंसर का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से जब जल प्रदूषण होता है तो इसको हम उपयोग करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, नैनो स्केल सेंसर का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में नैनो फैब्रिक पेपर टॉवेल का उपयोग उन तेलों में किया जाता है जिनका उपयोग हम साफ सफाई में होता है। तो इसमें नैनो फैब्रिक पेपर होता है, उसका जो टेबल होता है टॉवल का उपयोग हम उन तेलों में किया जाता है जिनका उपयोग हम साफ सफाई में किया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें दूषित भोजन में उपशमन के लिए भी लोहे नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। देन इसके प्रकार में हम देख सकते हैं खाद्य और कृषि से रिलेटेड, तो फूड एंड एग्रीकल्चर में देखते हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी के किस प्रकार से इसमें ये कार्य करती है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो रोगाणुरोधी एजेंटों से हम कह सकते हैं
तो रोगाणुरोधी एजेंटों के रूप में भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग, हम नैनो कणों का प्रयोग, खाद्य पैकेजिंग में एंटीबैक्टीरियल सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का उपयोग, जैव संकेतक, कीटनाशक और उर्वरकों में जैव आवर्धन का पता लगाने के लिए भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो रोगाणुरोधी से हम कह सकते हैं जिसमें रोगाणु नहीं होते हैं, उन एजेंटों के रूप में हम जैसे इसमें प्रयोग लेते हैं तो वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो नैनो कणों का प्रयोग खाद्य पैकेजिंग, जो खाद्य पैकेजिंग से हम कह सकते हैं जैसे कुरकुरे, नमकीन आदि जो पैकेटिंग होती है पैकेजिंग, ये खाद्य पैकेजिंग में एंटीबैक्टीरियल, जिसमें ये लंबे समय तक ये चल सके, इसके एंटीबैक्टीरियल के रूप में हम सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का उपयोग, जैव संकेतक और कीटनाशक और उर्वरकों के जैव आवर्धन का पता लगाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं नैनो प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन। तो इम्प्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में देखते हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी कार्य के बारे में हम कार्यान्वयन के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम है ये, तो रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, तो मानव स्वास्थ्य के लिए ये जोखिम है। तो किस प्रकार से हम देख सकते हैं मानव के लिए जोखिम भरा हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो कण होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, क्षीण हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं हम धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो मानव शरीर में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो सकते हैं। और नियामक तंत्र को, तो हम कह सकते हैं नियामक तंत्र, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है या फिर हमारा जो सिस्टम होता है शरीर के अंदर, उस तंत्र को क्या करते हैं, ये इफेक्टेड या फिर प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जो हमारी प्रतिरक्षा, जो एंटीबॉडी, जो मेथड होता है, जो एंटीबॉडी हमारी जो प्रणाली की प्रक्रिया होती है, ये प्रभावित हो सकती है। तो इसीलिए ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, जोखिम भरी हो सकती है। तो नैनो कण क्या होते हैं, धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। तो मानव शरीर में क्या हो जाते हैं, ये एकत्रित हो सकते हैं और ये नियामक तंत्र को ये प्रभावित करते हैं, जिससे जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करती है, प्रभावित करती है। देन इसके बाद में हम इसमें देखते हैं पर्यावरण मुद्दे। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में देखते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी के पर्यावरण में किस प्रकार से इश्यूज है। तो नैनो सामग्री के निर्माण में प्राप्त होने वाले अवशेष के द्वारा होने वाला जो नैनो प्रदूषण होता है, नैनो प्रदूषण विभाग का ये जोखिम उत्पन्न कर सकता है। तो पर्यावरण मुद्दे में हम देखते हैं। तो पर्यावरण मुद्दे में क्या करते हैं, जो नैनो सामग्री होती है, ये निर्माण से प्राप्त होने वाले जो अवशेष निकलते हैं इसमें से के द्वारा जो होने वाला नैनो प्रदूषण विभाग को ये जोखिम उत्पन्न कर सकता है। देन इसके बाद में हम ग्रे गू के बारे में देखते हैं। तो ये एक काल्पनिक परिकल्पना है। तो ये एक इमेजिनरी, ये क्या होती है, ये हाइपोथेसिस होती है, जहाँ से ये प्रतिकृति करने वाले नैनो रोबोट नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें जहाँ से ये प्रतिकृति पे हम जैसे फोटोकॉपी बोलते हैं, इस प्रकार से करने वाले क्या होते हैं, नैनो रोबोट क्या हो जाते हैं, एक कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तथा पृथ्वी पर सभी प्रकार के पदार्थों का ये उपभोग करने लगते हैं। तो जिस प्रकार से एक रोबोट होता है वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है, इसी प्रकार से ये क्या होती है, एक प्रति करने वाले नैनो रोबोट नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तथा ये पृथ्वी पर सभी प्रकार के पदार्थों का उपभोग करने लगते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं नैनोटेक फाइबर के बारे में देखते हैं। तो नैनोटेक फाइबर क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करें। ये तो हम नैनोटेक फाइबर्स के बारे में देखते हैं। तो ये क्या होता है, एक नया कार्बन नैनोट्यूब्स आधारित फाइबर है। तो नैनोटेक फाइबर होता है, ये क्या होता है, ये न्यू कार्बन नैनोट्यूब्स बेस्ड फाइबर है, ये जो वस्त्र के धागे की तरह दिखता है। तो जिस प्रकार से हमारे वस्त्र में धागे होते हैं उस प्रकार से ये दिखता है तथा कार्य करता है, किंतु ये विद्युत और ताप का संचालन करने में सक्षम होता है। लेकिन ये क्या होता है, जो नैनोटेक फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं, जो विद्युत का और ताप का क्या करते हैं, संचालन करने में भी ये सक्षम होते हैं। ये विद्युत के तार तथा मजबूत कार्बन फाइबर दोनों की तरह ये व्यवहार करते हैं। तो जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये फिर कार्बन टेक फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये धातु के तार जिस प्रकार से होते हैं इस प्रकार से होते हैं तथा मजबूत कार्बन फाइबर दोनों की तरह ये व्यवहार या फिर बिहेवियर करता है। इसका उपयोग हम एरोस्पेस
मोटर वाहन, चिकित्सा एवं स्मार्ट कपड़ों के रूप बाजार के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो कार्बन फाइबर है, इसका हम उपयोग की बात करते हैं तो ये एरोस्पेस मोटर वाहन होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा एवं स्मार्ट कपड़ों के बाजार क्षेत्र में भी, तो जो स्मार्ट कपड़ों के बाजार क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्मार्ट मैटर या फिर स्मार्ट डस्ट। तो इसके बारे में देखते हैं तो ये क्या होते हैं, ये छोटे वायरलेस। तो ये छोटे वायरलेस से हम कह सकते हैं वायरलेस मतलब तार के बिना ही, जिस प्रकार से ब्लूटूथ सिस्टम होता है इस प्रकार से ये होता है। तो छोटे वायरलेस सेंसर तथा ट्रांसपोर्टर का उपयोग सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम नैनो टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो इसका प्रयोग भी क्या करते हैं, तो जो स्मार्ट मैटर या फिर छोटे वायरलेस सेंसर होते हैं ये ट्रांसपोर्ट का उपयोग सूचनाओं को क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको संप्रेषित यानी भेजने का ये करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य और गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भी इन्हें शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। तो हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इससे जो हेल्थ की जो एक्टिविटीज़ होती है जो मानव शरीर के अंदर, उसको शरीर के अंदर प्रवेश कराया जा सकता है, उस पर नज़र रखने के लिए जो शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। और ये हिताची जो कंपनी है के द्वारा निर्मित है तथा जीपीएस सेंसर वाले, ये सेंसर क्षमता वाले ही होते हैं। देन इसके बाद में हम इसी में देखते हैं सेमीकंडक्टर, जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक क्या होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो ये एक ऐसी सामग्रियाँ होती है जिनकी विद्युत चालकता स्वचालक और कुचालक के मध्य की होती है। तो अर्धचालक की हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ना तो विद्युत का ज़्यादा चालन कर सकते हैं और ना ही ये कम चालन कर सकते हैं। तो इनके जो बीच की जो रेंज कर सकते हैं उसे हम अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर के नाम से भी इन्हें कह सकते हैं। तो ऐसी सामग्रियाँ जिनकी विद्युत चालकता स्वचालक, तो स्वचालक में क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, जबकि जो कुचालक होती है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो इनके बीच की जो रेंज होती है उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये क्या करते हैं, धातुओं के विपरीत इसका जो होता है प्रतिरोध तापमान में वृद्धि के साथ कम होता है। तो जिस प्रकार धातु के विपरीत इसका प्रतिरोध तापमान की वृद्धि, तो जैसे जैसे हम तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी तो इसी के साथ में क्या होती है, जो इनकी प्रतिरोध क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं अर्धचालक, तो 0 केल्विन तापमान पर एक कुचालक की तरह ये कार्य करते हैं। जिस प्रकार तापमान का मान जिस प्रकार कम होता चला जाएगा, जिस प्रकार से इनका कुचालक की तरह ये कार्य करते हैं। तो तापमान बढ़ने के साथ क्या होता है, ये सुचालक कम होते जाते हैं तथा 0 केल्विन तापमान पर ये कुचालक की तरह ये कार्य करते हैं। देन इसके बाद में हम इसमें उदाहरण देखते हैं। तो शुद्ध धातु, तो प्योर जो मेटल होती है जैसे सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम या फिर यौगिक जैसे गैलियम आर्सेनाइड या फिर कैडमियम सेलेनाइड, ये क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। देन इसके बाद में हम अर्धचालक के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले वास्तविक सामग्री, तो इंट्रिंसिक जो मटेरियल होता है इनके बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होते हैं, रासायनिक रूप से क्या होते हैं, ये शुद्ध होने के लिए ये बनाई गई सामग्रियाँ होती है। इनका हम विद्युत चालकता स्तर क्या होता है, इनका कम होता है और आवेश विद्युत बाहर बहुत कम संख्या में होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स समान मात्रा में होते हैं। तो जिस प्रकार से हमने ये रासायनिक रूप से हम केमिकली जो फॉर्म के रूप में ये शुद्ध होने के साथ बनाई गई सामग्री, इनका जो विद्युत चालकता होती है, तो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो स्तर होता है वो कम होता है और आवेश होता है वो विद्युत क्या होती है, बाहर बहुत कम संख्या में होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स समान मात्रा में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स समान मात्रा में होंगे तो इनकी जो विद्युत चालकता होगी वो क्या होगी, कम होगी। और इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार ज़्यादा होंगे और होल्स कम होंगे तो इनकी हम विद्युत चालकता की बात करते हैं तो वो ज़्यादा होती है। तो हम इसमें उदाहरण देखते हैं। तो इसमें उदाहरण है जर्मेनियम और सिलिकॉन। देन इसके बाद में हम बाहरी सामग्री के बारे में देखते हैं। तो एक्सट्रिंसिक जो मटेरियल है इसके बारे में देखते हैं। तो बाहरी सामग्री में क्या होता है, विद्युत चालकता होती है वो क्या होती है, आंतरिक सामग्री की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। जबकि ऊपर में क्या हो रहा था, आंतरिक सामग्री की तुलना में क्या हो रहा था,
वो आंतरिक और बाहर क्या होती है, समान होती है। जबकि इसमें देखते हैं तो बाहरी सामग्री में तो विद्युत चालकता क्या होती है, आंतरिक सामग्री की तुलना में अधिक होती है। इसमें मूल आंतरिक सामग्री में थोड़ी अशुद्धि ला जाती है, जबकि वो उसमें क्या होता है, शुद्ध धातु होती है। इसमें क्या होती है, थोड़ी अशुद्धि मिला दी जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। अधिकता या फिर कमी हो जाती है, या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगी, जो विद्युत है वो फ्लो होने लग जाएगी, यानी विद्युत प्रवाहित होने लग जाती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। तो इनके आधार पर देखते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स के आधार पर हम देखते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप्स, इनमें फर्स्ट टाइप ऑफ देखते हैं तो एन टाइप्स होता है फर्स्ट टाइप। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो एन टाइप्स में हम देखते हैं तो लाइक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे लेटेस्ट में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों में, जो इलेक्ट्रॉनों की हम बात करते हैं, तो ये एक ही दिशा में गतिमान होने के कारण क्या होते हैं, विद्युत का प्रवाह होता है। देन इसके बाद में हम सेकंड टाइप्स ऑफ के बारे में देखते हैं। तो सेकंड टाइप इसका पी टाइप होता है। इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अर्थात जो ट्रस्ट के लिए क्या होती है, इसमें जाली जैसी, चित्र जैसी संरचनाएं बन जाती है। देन इसके बाद में जो इसमें होता है, जो विद्युत का प्रवाह क्या होता है, इसमें कम होता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो प्लाज्मोनिक सेमीकंडक्टर नैनोमीटर्स के बारे में देखते हैं। तो प्लाज्मोनिक सेमीकंडक्टर नैनोमीटर, जो नैनोमीटर्स होते हैं क्या होते हैं, तो PSN यानी प्लाज्मोनिक सेमीकंडक्टर नैनोमीटर्स। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या होती है, धातु जैसी सामग्री होती है, जिसमें ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रकाश किरणों से क्या होते हैं, टकराकर। तो इसमें जो PSN में बात करते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, धातु जैसी सामग्री होती है, जिनमें क्या होता है, ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रकाश किरणों से टकराकर सामूहिक रूप से क्या होते हैं, ये दोलन करते हैं। तो जिस प्रकार दोलन करते हैं, तो हम अल्टरनेट के बारे में बात करते हैं। तो दोलन किस प्रकार से करते हैं, जिस प्रकार से एक ऐसी संरचना होती है ऐसे डंडे पे, और इस प्रकार से एक इसमें हम लाइन कहते हैं। तो इसमें से जो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, इस प्रकार से ये न जाता है, तो ये दोलन करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं, इसमें सौर प्रकाश का इसमें उपयोग, फोटोकैटाइलिक। तो फोटोकैटाइलिक हम कह सकते हैं, जिस प्रकार रिएक्शन करवाने के लिए जब हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो इसमें फोटोकैटाइलिक दक्षता बढ़ाने के तथा प्रदूषण को कम करने के साथ साथ हाइड्रोजन उत्पन्न करने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। देन इसमें देखते हैं PSN, जो फोटोप्लाज्मिक जो सेमीकंडक्टर्स नैनोमीटर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे विषय ले आए आयनों को क्या करते हैं, आसानी से अवशोषित कर सकता है, तथा जल प्रदूषण को ये कम करने में मदद करता है। तो ये क्या करते हैं, जो प्लाज्मोनिक सिस्टम के हम देख रहे थे, तो ये जल प्रदूषण को कम करने में भी ये मदद करता है। अब हम अर्धचालकों के अनुप्रयोग के बारे में देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर और विद्युत सर्किट में इनका उपयोग किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर और विद्युत सर्किट बनाने में हम अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। कैलकुलेटर, सोलर प्लेट, कंप्यूटर तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी इनका उपयोग किया जाता है। और माइक्रोचिप्स, तो माइक्रोचिप्स होती है तथा सेल्फ ड्राइविंग कारों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो अर्धचालक होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप्स, जिसमें जैसे सिलिकॉन और सिलिकॉन की ज़्यादातर ये माइक्रोचिप्स बनाई जाती है। और 3D प्रिंटिंग मशीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो 3D में हम कह सकते हैं, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को देख पाने में जो सक्षम होती है, जो प्रिंटिंग मशीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे 3D प्रिंटिंग मशीन। तो 3D से हम सब सकते होंगे। तो 2D होता है वो टू डायमेंशनल, उसमें जैसे दो दिशा होती है,
और 3D से मतलब उसमें 3 दिशा होती है, और 1D डायमेंशनल उसमें 1 दिशा होती है। इसी प्रकार हम इसका उपयोग जो अर्धचालक होते हैं इनका अनुप्रयोग में हम तापमान सेंसर निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है, तो तापमान को मापने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो डले उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।